ही होता है ना। चलिए अब देखिए शरीर का 96% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और किसका बना है? जल का। शेष 4% भाग किसका बना होता है? खनिज लवण का। किसका बना होता है? हाँ, अब आप देख रहे हैं इस 4% में अकेले 2% क्या होता है? कैल्शियम। 1% क्या होता है जी? और 1% में अन्य बाइस तत्व होते हैं। तो इसे आप जानते हैं जो 4% होता है एक संपूर्ण शरीर का भार बना रहा है। और इस खनिज लवण को हम लोग कहते हैं क्या मैम जी? राख कहते हैं। क्या कहते हैं? राख कहते हैं। और आप देख रहे हैं इस 2% का 99% कैल्शियम कहाँ होता है? अस्थि में। और शेष 1% कैल्शियम कहाँ होता है मैम जी? अन्य ऊतकों में होता है। तो अभी कैल्शियम वाले में आप लोग पढ़े हैं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा 99% होने के कारण हड्डी को कैल्शियम का भंडार गृह कहते हैं ना। और फास्फोरस की मात्रा कितना है? 80%। और शेष 20% फास्फोरस अन्य ऊतकों में होता है। तो हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। हड्डी क्या होती है? हाँ, हड्डी में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। किंतु मैग्नीशियम के कारण हड्डी क्या होती है? कठोर होती है। क्लियर? अब चलिए अभी अभी हम लोग पढ़ के निपटे हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर के भार में, संपूर्ण शरीर का भार में कैल्शियम कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम से 1200। जो हमारा भार है उस भार में कैल्शियम कितना मैम जी? 1000 ग्राम से 1200 ग्राम। और इसी भार में फास्फोरस कितना होना चाहिए? 400 से 700 ग्राम फास्फोरस होना चाहिए। तो आप जानते हैं सभी प्रकार के खनिज लवण हमारे शरीर में 3 रूपों में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए खनिज लवण कितने रूप में पाए जाते हैं तो कितने रूप में पाए जाते हैं? अगर पूछा जाए कितने रूप में वर्गीकृत किए गए हैं तो 2 रूप में। 2 रूप कौन है? मुख्य खनिज लवण और गौण खनिज लवण। 3 रूप कौन है? स्वतंत्र अवस्था में कार्बनिक यौगिक के रूप में और अकार्बनिक यौगिक के रूप में। खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार के। तीनों बात स्पष्ट हो गया। खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कितने रूपों में पाए जाते हैं? हाँ, कितने रूप में इनका वर्गीकरण किया गया है? 2। कौन कौन से? स्वतंत्र अवस्था में मुख्य खनिज लवण और गौण। और 3 रूप कौन है? पहला क्या है? स्वतंत्र अवस्था में कार्बनिक यौगिक के रूप में और अकार्बनिक यौगिक के रूप में ना। अब देखिए स्वतंत्र अवस्था में फास्फोरस कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है कार्बनिक यौगिक के रूप में। देखिए जैसे फास्फोरस क्या है? एक अकार्बनिक तत्व है। क्या है? अकार्बनिक खनिज लवण है ना। तो जब एक किसी कार्बनिक के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनने वाला यौगिक कार्बनिक ही होता है। जब कोई अकार्बनिक किसी कार्बनिक के साथ क्रिया करता है तो बनने वाला यौगिक में कार्बनिक यौगिक कहलाता है। अब फास्फोरस एक अकार्बनिक है जबकि प्रोटीन क्या होता है? कार्बनिक होता है। तो फास्फोरस हम साधारण प्रोटीन बराबर फास्फोप्रोटीन। ये किस प्रकार का यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। आगे देखिए अकार्बनिक यौगिक के रूप में भी पाया जाता है। कौन में? खनिज लवण। अब कैल्शियम के साथ और फास्फोरस। अब ये अकार्बनिक ही हो अकार्बनिक। तो कैल्शियम धन फास्फोरस बराबर क्या मैम जी? कैल्शियम फास्फेट। क्या मैम जी? कैल्शियम फास्फेट भी क्या है? अकार्बनिक है। क्या मैम जी? और आप जानते हैं कैल्शियम फास्फेट की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है? 60 से लेकर 65%। कितनी होती है? 60 से 65% होती है। पूरा बात क्लियर? चलिए अगला देखिए कार्य। अब हमने कहा कैल्शियम के साथ मिलकर ही फास्फोरस कार्य करता है ना। तो अब देखिए अस्थियों और दांतों के निर्माण में क्या है? सहायक। एक कैल्शियम के साथ ही तो मिलकर कार्य कर रहा है। फिर अगला देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन के भी निर्माण में क्या होता है? सहायक। न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल धन साधारण प्रोटीन बराबर न्यूक्लियो प्रोटीन। अब इसी
इसी को जब फास्फोरस इसमें शामिल कर दिया जाता है तो बोला जाता फास्फोरस धन न्यूक्लिक अम्ल धन साधारण प्रोटीन बराबर फास्फो न्यूक्लियो प्रोटीन जो गुणसूत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मैम जी? अगर आपसे पूछा जाए मैम जी, अगर आपसे पूछा जाए मैम जी फास्फो न्यूक्लियो प्रोटीन कहाँ पाया जाता तो आप कहाँ बताएंगे मैम? गुणसूत्र में। कहाँ बताएंगे? गुणसूत्र में पाया जाता। पूरा बात क्लियर हो गया? चलिए अब ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पचय में सहायक होता कौन मैम? फास्फोरस। फास्फोरस का अगला कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पचय में क्या होता है मैम? सहायक होता। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा देना और कार्बोहाइड्रेट शरीर को कितना ऊर्जा देता है? 70%। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को कोशिका का क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं मैम? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस ऊर्जा देने में, ऊर्जा प्रदान करने में भी क्या हो रहा है? सहायक होता। देखो हाँ अगला देखिए, यह अम्ल क्षार के संतुलन में भी क्या होता है? सहायक। अम्ल क्षार मतलब पीएच दशा ना, अम्ल क्षार का तुलना कौन करता? पीएच बन रहा था तो उसी पीएच में दशा को भी ये संतुलित बनाए रखने का कार्य करता कौन मैम? फास्फोरस। अगर यह कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है? हाँ आपको आप पढ़े कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक और फास्फोरस मैम जी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। एक उसकी कमी होगी वो पूर्ति करवा लेगा, उसकी कमी होगी वो भी पूर्ति करा देगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला बात ध्यान सुनिए। अब कैल्शियम की अगर मैम जी हो